ऑल राइट, सो लास्ट हम लोगों ने सी एफ सी, क्लोरोफ्लोरो और ये एसिड रेन के बारे में देख लिया था। अब हम लोग आते चैप्टर 3 पे, जो कि है इकोसिस्टम। बेसिकली हमें यहाँ पे फूड चेन के बारे में देखना है कि कौन किसको कैसे खाता है। ठीक है, ये वाला जो चीज़ होती है ना, उसको देखना है हमें। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ हमें समझनी है वो है डीकम्पोजिटिंग। मतलब डीकम्पोजिटिंग क्या होता है बेसिकली, कि जैसे हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने कुछ तो खाना वाना लिया, उसको खाया, पर हमारा क्या होता है कि हम लोग सब कुछ नहीं खा पाते। कुछ ना कुछ दाना बच ही जाता है हमारा। ठीक है, कुछ ना कुछ सब्जी बच गई, कुछ ना कुछ ये सब बच गया। और अगर उसको हम लोगों ने फेंक दिया से बाहर कहीं पे, है ना, तो अगर तुमने आज फेंका और 2 दिन के बाद दिखने जाओगे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, इतने छोटे छोटे के टुकड़े भी रहेंगे ना, तो वो भी गायब हो चुके होंगे। तो कहाँ चले जाते हैं वो, क्या होते हैं वो, बेसिकली छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो उनको खा जाते हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं पूरी तरह से। ठीक है, तो आज हमने वही देखना है। तो होता क्या है, जैसे जंगल में, जैसे शेर ने किसी जेबरा को मारा या फिर किसी भी, है ना, बफेलो या किसी को मारा उसने, और उसने क्या किया कि मोटा मोटा जो भी पीस होता है वो खा लेता है, वो जितने भी मांस होते हैं वो खा लेता है। बाकी हड्डी और हड्डी में हल्के हल्के मांस लगे हुए थे वो छोड़ देता है। फिर छोटे जानवर आते हैं वो उनको खाते हैं। फिर उनके भी मुंह का जो साइज़ होता है, जब वो उतना छोटा नहीं तोड़ पाते तो फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, और छोटे जानवर आते हैं वो भी खा के चले जाते हैं। फिर वो हल्का हल्का लगा रहता है। फिर क्या होता है, मक्खियाँ आती है, छोटे छोटे कीड़े आते हैं, वर्म आते हैं, टर्माइट्स आते हैं, है ना, दीमक से टाइप के आते हैं, वो आते हैं और वो लगते हैं। और वो कुछ 2-3 दिन में चींटियाँ आती है, वो उनको खाती है। और फिर हफ्ते भर में क्या है, पूरा का पूरा माल गायब हो जाता है। तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, डीकम्पोजिटिंग करना। ठीक है, अच्छा, डीकम्पोजर्स करना, बेसिकली वो डीकम्पोजर्स हो गए। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे डीकम्पजम्पशंस में एक क्या है, द अर्थवर्म बीइंग रिफर्ड टू एज अ फार्मर्स फ्रेंड। तो अर्थवर्म जो होता है ना, उसी में से, इनमें से ही हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो जो उसमें से जो अर्थवर्म होता है वो क्या कहलाता है, फार्मर का फ्रेंड कहता है। दिस इज ऑल्सो बिकॉज they help in the breakdown of the complex organic matter as well as loosening the soil। तो जो अर्थवर्म होता है एक तो, ठीक है, तो अर्थवर्म क्या करता है बेसिकली, ये हमारे फार्मर्स का फ्रेंड होता है। बेसिकली ये क्या करता है कि एक तो ये ज़मीन के अंदर रहता है, जहाँ पे हम लोगों ने पौधे वौधे लगाए हैं वहाँ पे अंदर घुस घुस के ये क्या करते हैं, गड्ढे से बना लेते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, जब बारिश का पानी या फिर जब किसान खुद पानी डालता है खेत के अंदर में, तो वो पानी उन्हीं होल से होते हुए काफ़ी गहराई तक चले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्प करता है। ठीक है, और दूसरा क्या करता है, ये कंपोजिट जो जैसे खाद डालता है ना, जो खाद डालता है, ये खाद को खाता है अर्थवर्म, उस खाद को खा लेता है और अपनी जो पोटी निकालता है वो अर्थवर्म, है ना, वो क्या होता है, वो काफ़ी ऑर्गेनिक मैटर होता है, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो बहुत अच्छी तरीके से बड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थवर्म एक काम करता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, कंपोजिटिंग देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद ऊपर तो नहीं है ना कुछ, हाँ ऊपर कुछ नहीं, चलो। कंपोजिटिंग क्या कहता है, द बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेट वेस्ट, प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इंक्लूडिंग दैट फ्रॉम द किचन इनटू मैन्योर अंडर कंट्रोल कंडीशन नोन एज कंपोजिटिंग। मतलब कि बेसिकली जो हम लोगों ने कचरा फेंका है ना, उसको खाद बना देना ही बेसिकली कंपोजिटिंग कहलाता है। बायोलॉजिकल प्लांट एंड एनिमल जो भी वेस्ट निकालता है, जैसे एनिमल का जैसे काउडंग हो गया, है ना, प्लांट का जो सड़े हुए पत्ते वत्ते हो गए, ये सब हो गए, और जो इंसान जो अपनी प्याज के छिलके या कुछ ऐसा छोड़ देता है, आलू के छिलके, है ना, ये सब जो छोड़ देता है, जैसे हम लोगों ने सेब खाया, सेब के छिलके, इस तरह से छिलके फेंक देते हैं, केले के छिलके, ये सब जो छिलके फेंक देते हैं, इनको मिला करके मैन्योर, है ना, अंडर कंट्रोल कंडीशन इनको क्या बनाया जा सकता है, इनको खाद बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं वर्मी कंपोजिटिंग, द मेथड ऑफ मेकिंग कंपोज्ड फ्रॉम द किचन गार्बेज यूजिंग रेड वर्म इज डन बाय द वर्म्स। तो वर्मी कंपोजिटिंग, वर्म्स मतलब क्या हो गया, हम लोगों ने वर्म्स इस्तेमाल किया और कर रहे क्या है, कंपोजिटिंग ही कर रहे हैं, मतलब खाद ही बना रहे हैं। ये देखो खाद बना रहे हैं ना, तो खाद ही बनाएंगे लेकिन इस बार वर्म यूज़ करके। तो इसमें स्पेशल टाइप की वर्म आती है जो कि होती है रेड वर्म्स। ठीक है, रेड वर्म्स, ये थोड़े लाल से वर्म्स होते हैं, जरा दिखाता हूँ इनको मैं। रेड, WOR, हाँ, रेड वॉर्म्स। तो इस तरीके के रेड वॉर्म्स होते हैं ये। और ये क्या करते हैं, ये हम लोग क्या करते हैं, इनमें डालते हैं, किसमें, जो हमारे गार्बेज होते हैं इनमें डालते हैं और ये वर्मी कंपोजिटिंग करवाते हैं। एक होता है कैसा, बिना वर्म्स के सड़ा करके जो बनाते हैं वो वाला होता है, और एक होता है वर्म्स के द्वारा करवाने वाला। ठीक है, तो दो टाइप किया। काउडंक में भी हम लोग यूज़ करते, हम लोग काउडंक्स में भी यूज़ कर लेते हैं इस रेड वाले को। ठीक है, काउडंक में, तो जगह काउडंक वाला भी दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। एक सेकेंड, इस वाले में देखते हैं। काउ डंक, वर्मी
कंपोजिटिंग, वर्मी कंपोजिटिंग। काफ़ी सारे किसान हैं जो कि ये करके ना उनका जो खाद बनता है उसको बेचते भी है, मतलब कि वो खाद इस्तेमाल नहीं करते हैं और इन खादों को बोरी में भर के बेचते हैं आगे दूसरे किसानों के लिए, जो किसान ये कर नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे होते हैं किसान, वो ना इन मिट्टियों को देखो इस तरह से काउडंग के ये उसमें रेड वर्म्स डालें, ठीक है, और कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, 7 दिन 8 दिन 10 दिन के लिए छोड़ देंगे, और बस उसके बाद वो अच्छे से गड्ढे भी कर देगा, उसमें अपना नाइट्रोजन भी मिला देता है और इस तरीके से पूरा ढेर बन जाता है। बस अब उसके बाद में इनको बेच दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से पैकेट बना करके 100% काउडर मैन्योर बना करके इसको बेचा जाता है। बस इसको लोगों को अपने खेत में जहाँ भी वो खेती कर रहे हैं बस उसमें थोड़ी सी मिट्टी के ऊपर डाल देना होता है और उसके बाद में ये अच्छी तरह से उनकी खेती हो जाती है। तो बहुत सारे किसान इसको खरीदते हैं जिनके पास टाइम नहीं है बनाने का, क्योंकि इसमें टाइम लगता है बनाने में, ठीक है। इस तरीके से लोग बनाते हैं इसको। और काफ़ी सारे किसान हैं जो इसको प्रॉपरली इसका बिजनेस ही करते हैं ये खाद बनाने का, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग, वर्मी कंपोजिटिंग हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन द प्रोड्यूसर्स, मतलब कि प्रोड्यूसर्स पे ही सारे ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं। जैसे अपन भी है, इंसान भी है, हम लोग भी प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम कोई नॉन वेजिटेरियन ह्यूमन है, अगर उसको अगर वो मुर्गी खाएगा, है ना, तो भी तो मुर्गी को भी क्या खाना पड़ेगा, मुर्गी को पहले बीज सीड्स खाने पड़ेंगे, जो कहाँ से आएगा, जो कि ग्रीन प्लांट से ही आएगा, ठीक है। तो उनको भी कैसे प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। यानी कि प्रोड्यूसर्स बेसिकली है क्या, प्रोड्यूसर्स वो है जैसे कि ट्रीज़ जो होती है ना, उनको हम लोग प्रोड्यूसर्स कहते हैं, जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन कभी कभी क्या डायरेक्ट पालक खाता है, कभी कभी डायरेक्ट करेला खाता है, कभी कभी, है ना, तो डायरेक्ट जो हम लोग हरी भरी सब्जियां खाते हैं, और कभी कभी हम लोग इनडायरेक्टली लेते हैं, जैसे कि किसी ने फ़िश खाई, किसी ने वो चिकन खाया, है ना, तो वो क्या किया उसने इनडायरेक्टली प्रोटीन लिया, है ना, उसमें से लिया। तो ऑल ऑर्गेनिज्म लेकिन क्या है, सबके सब डिपेंड किस पे करते हैं, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे अगर पेड़ पत्ते वत्ते नहीं निकालेगा तो बकरियां उनको खाएंगी नहीं, फिर बकरियों को कोई और शेर खाएगा, है ना। पर क्या शेर डायरेक्टली खा रहा है क्या पत्तियाँ, शेर डायरेक्टली नहीं खा रहा है। लेकिन अगर पेड़ हम हटा दे, कि बोलेंगे कि नहीं नहीं शेर तो बकरी से काम चला लेता है, तो हम लोग पेड़ सारे काट देते हैं, ज़रूरत नहीं है पेड़ की, तो बकरियां जिंदा ही नहीं रहेगी, फिर बकरियां सारी मर जाएगी, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, ऑल ऑर्गेनिजम्स किस पर डिपेंड करते हैं, फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं, जो कि होते हैं ग्रीन प्लांट, ठीक है, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। ये हो गया। फिर क्या होता है, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर यानी कि पेड़ आ गए, उसको कौन कंज्यूमर्स खाता है, जो कि ग्रास ऊपर हो गया, या फिर जो अपने गोट हो गई, है ना, उसके सीड्स खा लिए, हैन ने खा लिए, इस तरीके से कंज्यूमर्स ने उसको ले लिया, ठीक है। उसके बाद कौन खाता है, फिर उसके बाद उनको किसी शेर ने खा लिया, फिर जेबरा ने खा लिया, फिर जेबरा को किसी और ने खा लिया, फिर वो मर गया, है ना। फिर बाद में क्या है, डिकम्पोजर्स आते हैं और उसकी लाश को पूरा ठिकाने लगा देते हैं, ठीक है, सबूत मिटा देते हैं पूरा उसका, और सिर्फ बोन बोन बच जाती है उसके बाद में, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग देखेंगे बोन्स इन जंगल, ऐसे देखो बोन्स इन जंग जे यू जंगल, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे थोड़े से ना ऐसा इसमें ना एनिमल्स लगाना ज़रूरी है ना, एनिमल बोन्स। तो कुछ तो भी, जैसे देखो इस बच्चे ने कैसे पकड़ा हुआ है ना, तो क्या हुआ, इसके जो सारे मांस वास है वो सब जैसे ही देखो ये क्या है, पूरा इसका जो मांस वास है सारा का सारा वो चला गया, मतलब कि डिकम्पोज हो गया, खाली ऐसे बोन्स बोन्स खाली बच जाती है पीछे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। द ग्रीन प्लांट इज़ अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मतलब कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो ज़मीन पे होते हैं, अपने को पता ही है। कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, और ये बात याद रखना है कि पेड़ों को सनलाइट चाहिए होती है, लेकिन सिर्फ वो 1% सनलाइट लेते हैं। अगर किसी पौधे पे ज़्यादा सनलाइट पड़ जाती है ना, तो वो पौधा भी ना मुरझा जाता है, सूख जाता है पूरी तरह से, ठीक है। तो सिर्फ उसको 1% सनलाइट चाहिए होती है, इसीलिए तुमने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो लोग घर के अंदर रखते हैं इंडोर, और खिड़की के आजू बाजू रख लेते हैं, और हल्की फुल्की भी अगर उस पर लाइट आ गई तो भी वो प्लांट सर्वाइव करते रहते हैं, और घर के अंदर भी वो बढ़ते रहते हैं, ठीक है। एंड फॉल ऑन देयर लीव्स, उसके लीव्स पे पड़ना जरूरी है, एंड कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी, और जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करके उसका फूड एनर्जी बना लेंगे, क्योंकि इंडोर में क्या है ना, पानी तो लोग देते रहते हैं, धूप नहीं दे सकते ना कोई, तो ये चीज़ है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे।
हाँ, फूड चेन अब हम लोग दिखते हैं तो हमें पता है प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर को कौन खाया? ग्रास हॉपर खा लिया, मतलब कि घास वास हुई, घास को किसने खाया? ग्रास हॉपर ने खा लिया। फिर पहले देखो सनलाइट आई, सनलाइट अगर इस पे पड़ी घास पे, तभी ये घास उगी है ना। सबसे बड़ी बात तो सनलाइट चाहिए। फिर ये घास उग जाएगी, फिर घास को कौन खाएगा? ग्रास हॉपर खाएगा। फिर ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? फ्रॉक खा लेगा। फ्रॉक को कौन खाएगा? स्नेक खा लेगा। क्या स्नेक डायरेक्ट घास खाता है? नहीं खाता, है ना, लेकिन इनडायरेक्टली वो खा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद कौन खाएगा? फ्रॉग को खाएगा, स्नेक खाएगा। फिर स्नेक को कौन खा लेगा? ईगल खा लेगा। फिर ईगल जब मरेगा तो उसको डिकम्पोजर, उसको उसकी लाश खा जाएंगे जब ईगल मरेगा, है ना। फिर उसके बाद जब वो मरेगा उसकी, फिर जो डिकम्पोजर जो पॉटी करेंगे ना, वो खाद बनेगा और वो किसका काम आएगा? वापस से घास उगाने के काम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक फूड चेन चलती रहती है दुनिया में। चलो आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, 10% का लॉ, 10% का लॉ क्या कहता है कि जैसे मान लो कि अगर सूरज से 100% लाइट आई तो इसने 10% सोखा। अगर इसको 10% है तो जब घास को इसने खाया ग्रास हॉपर ने, तो इसमें 1% गया। जब एक एनर्जी, बेसिकली एनर्जी की बात कर रहे हैं, अब इस ग्रास हॉपर को जब फ्रॉक खाएगा ना, तो इसका 1% इसके अंदर जाएगा, यानी कि 0.01% एनर्जी जाएगी। लेकिन क्या है, ये क्वांटिटी में ज़्यादा खा सकता है। ग्रास हॉपर क्वांटिटी में ज़्यादा घास खा सकता है। ठीक है, फिर उसका 0.01 जाएगी। फिर इस मल्टीपल फ्रॉग्स को कौन खा लेगा? स्नेक खाएगा। ठीक है, उसका पेट नहीं भरेगा एक फ्रॉग में। फिर क्या आएगा? बना इसमें जो एनर्जी है उसका 0.01% जाएगा स्नेक के अंदर में। फिर इसका 0.0001% जाएगा। ऐसे ऐसे करते, यानी कि 10% ही एनर्जी पास ऑन होती है और बाकी सारी एनर्जी गुम हो जाती है उसकी बॉडी के अंदर, क्योंकि उसने ग्रास हॉपर ने फिर खा के 10 बार जंप किया होगा कहीं जाने के लिए, तो एनर्जी यूज़ कर ली ना उसने, वो एनर्जी यूज़ हो जाती है। ठीक है, डिकम्पोज होने में सब एनर्जी यूज़ हो जाती है। तो सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे पास ऑन हो पाती है। तो 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र इज इन फूड चेन में 10% ही एनर्जी आगे पास ऑन हो पाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। थोड़ा सा और है मेरे ख्याल से, और हाँ यहाँ पे है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक। हमें पता है सेडिमेंट्री रॉक कैसे होते हैं, जैसे कि एक लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, उसके बाद मिट्टी पड़ती रहती, फिर वो मजबूत होकर के एक रॉक बन जाता है। दिखा देता हूँ कैसा होता है। सेडिमेंट्री रॉक, ये रहा। जैसे देखोगे यहाँ पे लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, है ना, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, इसके ऊपर डल्टी चली गई और उसके बाद क्या हो गया? ये एक रॉक बन गया ये बेसिकली, है ना। वहाँ की कभी सफ़ेद मिट्टी आई, कभी कभी ब्राउन मिट्टी आई वहाँ पे, कभी, है ना, कभी कुछ अलग अलग आई, पर इसमें क्या है, सीधी सीधी लाइन बनी रहती है सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक में कंटेन फॉसिल। कभी कभी क्या होता है, जानवर मर जाता है और वो उसी रॉक के ऊपर मर गया, उसके ऊपर और लेयर आएगी स्टोन, है ना, और लेयर आएगी, वो स्टोन बनाएगी, और लेयर आएगी, स्टोन बनाएगी, और स्टोन बनाएगी। उसकी वजह से क्या होगा कि अंदर ही फॉसिल भर जाएगा। द रिमेन ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक। उस रॉक के अंदर में ना वो एनिमल फंस जाते हैं। ठीक है, मरे हुए बेसिकली। और प्लांट एंड एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कभी कभी छोटे छोटे केचुए और ये सब भी फंस जाते हैं उसके अंदर में। दैट वंस लिव्ड ऑन देम, कभी किसी ज़माने में वो उसी पर रहते थे, तो सोया हुआ मर गया होगा, कुछ समय बाद उसके ऊपर जम गया होगा। ठीक है, तो लाइमस्टोन इज़ अ कंसिडर इज एज अ बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक, भी हम लोग लाइमस्टोन को कह सकते हैं। तो होता क्या है कि बाद में जो जानवर मरते हैं उनके ऊपर वही बाद में पेट्रोलियम बन जाते हैं। ठीक है, जब उनके ऊपर बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ बन बन के बहुत ऊंचा लेयर आ गया ना सोन का, और वो काफ़ी नीचे चले गए, दब दब के वो क्या पेट्रोलियम बन जाते हैं। ठीक है, तो चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे पोल्यूशन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। चलो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।